Good morning, everyone. Today we will discuss rest part of leaves. पिछले वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया था कि कितने प्रकार की लीव्स होती हैं, कौन से रूल्स के अंडर रेलवे सर्वेंट आते हैं जो, ठीक है। और इसके बाद कुछ लीव के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव और लीव ऑन एवरेज पे LAP। ठीक है, तो रेलवे सर्वेंट जो है वो रेलवे सर्विसेज लिबरलाइज लीव रूल 1949 इसके अंतर्गत आते हैं और ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड ऑफ लीव्स के बारे में। एक चार्ट था जिसमें हमने 18-19 तरह की छुट्टियों के बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू दिया था। ये एक शॉर्ट फॉर्म दे रखी है जनरली हमने, CL कैजुअल लीव, लीव ऑन एवरेज पे, चाइल्ड एडॉप्शन, स्पेशल कैजुअल लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव एक्सेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्दर। LHAP, ये जो फुल फॉर्म है इसकी है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ठीक है, किस किस को मिल सकती है? जनरली इसको सिक लीव भी बोलते हैं हम रेलवे में, जनरली मेडिकल लीव या सिक लीव। ठीक है, तो किसी भी रेलवे सर्वेंट को मिल सकती है एक्सेप्ट रेलवे स्कूल स्टाफ। ये ध्यान रखना है कि जो रेलवे स्कूल स्टाफ में जो स्टाफ वर्क करता है उनको ये इंटाइटल नहीं होते इस LHAP के लिए। कितनी मिलती हैं? तो साल में यार देखो 20 LHAP क्रेडिट होती हैं और मंथ का हिसाब लगाओगे तो 5/3, ठीक है, 5/3 LHAP आपकी पर मंथ क्रेडिट होंगी। क्रेडिट कब होती हैं ये? एवरी 1 जनवरी और 1 जुलाई। साल में ये एडवांस में 10 LHAP आपकी क्रेडिट हो जाती हैं, तो साल की हो जाती है 20 LHAP। कितनी आप इकट्ठी कर सकते हैं अपनी पूरी सर्विस के दौरान? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी आपकी सर्विस होगी उतनी आप इकट्ठी कर सकते हैं 20 LHAP पर ईयर के हिसाब से। कब मिलती हैं ये छुट्टियाँ? तो छुट्टी मिलने का जो तरीका है वो यही है, जब आप सिक पे हो गए, जब आप बताओगे कि आप बीमार हो तब मिलेंगी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट पे मिलेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, प्राइवेट मेडिकल सिक भी कर सकते हो आप और रेलवे मेडिकल सिक भी कर सकते हो। तो प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट जो PMC है, अगर आप 3 दिन तक सिक पे बताते हो कि आप 3 दिन सिक पे थे और 3 दिन में ड्यूटी पे वापस आ जाते हो, तो आप किसी भी RMP रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर जो बाहर रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, RMP, वहाँ से आप प्राइवेट मेडिकल सिक सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो और 3 दिन के लिए आप वापस आ सकते हो। और उसमें साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप आंखों की डिजीज से पीड़ित नहीं थे, यू आर नॉट अंडरगोइंग एनी ट्रीटमेंट योर आई। ठीक है, तो ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर मोर देन 3 डेज आपको हो जाते हैं तो उस केस में आपको जो भी आपका नियरेस्ट रेलवे हेल्थ यूनिट है या रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल है वहाँ आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा रेलवे डॉक्टर को, और फिर वहाँ से फिर लेके आना पड़ेगा। कितनी छुट्टियाँ आप अवेल कर सकते हो कि एक स्पेल के दौरान? जब आप सिक पे चले जाते हो तो आप मैक्सिमम 2 साल के लिए एक स्पेल में जा सकते हो, अदर छुट्टियों को कंबाइन करते हुए। आप हो सकता है LHAP खत्म हो जाए तो आप LAP ले लें। ठीक है, इस तरह से पीरियड ऑफ LHAP का जो पीरियड है उसका क्या रहेगा सेंस, यानी कि मतलब आप सिक पीरियड में रहते हो तो उस दौरान आपकी जो LAP और LHAP है ना, ये अर्न नहीं होगी। जैसे कि आपका क्रेडिट होता है 1 जनवरी को 15 LAP क्रेडिट हो गई आपकी। ठीक है, ऐसे ही 1 जनवरी को हो गई, ऐसे ही 1 जुलाई को होगी 15 LAP आपकी। ठीक है, तो क्रेडिट 15 जुलाई को मिल गया आपको, लेकिन आप मान लेते हैं कि मार्च के पूरे महीने में आप सिक पे रहे, तो मार्च के महीने के हिसाब से आपकी जो भी LAP बनेगी, जैसे कि आपकी LAP बनेगी कितनी, 2.5 LAP बनती है। तो आपकी जब 1 जुलाई में जब 15 क्रेडिट हो रही होंगी तो 15 में से आपकी 2.5 माइनस कर दी जाएगी, डिसक्रेडिट कर दी जाएगी, डेबिट कर ली जाएगी। तो LHAP जब भी आप सिक पे रहोगे आपकी छुट्टियां अर्न नहीं होगी, LAP LHAP कोई अर्न नहीं होगी उस पीरियड के दौरान। कौन सैंक्शन कर सकता है? तो सीनियर सुपरवाइजर जो होते हैं इंचार्ज, वो 15 डेज के लिए कर सकते हैं इन एक कैलेंडर ईयर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जूनियर स्केल अप टू 30 डेज, सीनियर स्केल 45 डेज और JG फुल पावर। तो LHAP है क्या? एक तरह से सिक लीव है। नेक्स्ट है आपकी कम्यूटेड लीव। अब कम्यूटेड लीव और LHAP में क्या डिफरेंस है? ठीक है, LHAP जो है, जैसे आप सिक पे गए तो सिक पे गए तो आपकी LHAP स्टार्ट हो जाएंगी, आपको एज पर रूल हाफ सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, आपकी हाफ सैलरी मिलेगी। LHAP का मतलब ही होता है आपको हाफ सैलरी मिलनी है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे होता है। तो कम्यूट करानी पड़ेगी आपको। जैसे ही आपका सिक पीरियड खत्म हो गया, सिक पीरियड खत्म होने के बाद आपको अपनी कम्यूट कराने के लिए अपने BO को एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आपको अपनी छुट्टियां कम्यूट करानी है। तो आपकी 2 टाइम्स LHAP डेबिट हो जाएंगी और आपको फुल लीव सैलरी मिल जाएगी। फुल लीव सैलरी मिल जाएगी, आपका सप्लीमेंट्री बिल बनेगा और फुल लीव सैलरी जो है आपकी मिल जाएगी। ठीक है, तो कम्यूट करानी पड़ेगी आपको 2 टाइम्स ऑफ LHAP जो भी ड्यू है।
और रेस्ट सैलरी आपको क्रेडिट मिल जाएगी। तो जब भी आप सिक पे रहोगे तो आपको LHAP के हिसाब से हाफ सैलरी क्रेडिट होगी, लेकिन उसके बाद में आपको कम्यूट करानी पड़ेगी। हो सकता है आप डॉक्टर रेकमेंड कर दे, बीच में आप सिक पे चल रहे हो, उस दौरान भी आप कम्यूट करा सकते हैं, तो वो आपको डॉक्टर लिख के देंगे, रेकमेंड करके देंगे, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर लिख के देगा कि ये जो है पेशेंट है या जो भी बंदा सिक पे स्टाफ, वो उसके आने की कितनी संभावना है, और इस हिसाब से वो रेकमेंड करेगा कि इतनी इसकी छुट्टियां कम्यूट की जा सकती हैं। या फिर आपको जब आपको फिट रेलवे मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, कम्यूट करानी पड़ेगी। कितनी लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी अपनी सर्विस में आप कर सकते हैं। सैंक्शनिंग पावर सेम है जो LHAP की है। नेक्स्ट है आपकी लीव नॉट ड्यू। तो नाम से ही पता चला लीव नॉट ड्यू क्या है। जब आपके पास कोई छुट्टी नहीं हो तब आपको LND के लिए अप्लाई करना पड़ता है। कौन कौन ले सकता है, कोई भी परमानेंट रेलवे सर्वेंट ले सकता है एक्सेप्ट रेलवे स्कूल स्टाफ। तो रेलवे स्कूल स्टाफ को ना सिक लीव मिलती है, ना कम्यूट करा सकते हैं जब सिक लीव नहीं है तो, ना ही लीव नॉट ड्यू मिलती है। लीव नॉट ड्यू एक तरह से एडवांस सिक लीव है ये, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से एडवांस LHAP है, जो कोई भी एम्प्लॉई है वो उम्मीद की जाती है वो आगे अर्न कर लेगा और बाद में उससे डेबिट करते जाएंगे, जैसे जैसे वो अर्न करेगा वैसे वैसे डेबिट करते जाएंगे, ठीक है। पर्पज हमने बता दिया कि जब आपके पास कोई LAP LHAP ना हो। नंबर ऑफ डेज तो लिमिटेड टू द नंबर ऑफ लाइकली टू अर्न, ठीक है। जब एम्प्लॉय आ जाएगा मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं, तो एंटायर सर्विस में रेलवे मेडिकल सर्टिफिकेट पे मैक्सिमम 360 डेज LHAP दी जा सकती है। और इस दौरान जब भी आपको लीव नॉट ड्यू सैंक्शन होगी उसमें आपको हाफ सैलरी पे की जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में है क्या है LHAP, ठीक है। और मैक्सिमम 360 डेज LHAP आपको मिल सकती है एंटायर सर्विस। आपको हो सकता है 180 डेज दी हो, 100 डेज दी हो, 120 डेज दी हो, ये डॉक्टर रेकमेंड करेगा, ठीक है। तो सैंक्शनिंग कौन है, इसको रेकमेंडेशन डॉक्टर देगा, बाद में आपके BO हैं वो इसको सैंक्शन करेंगे, ठीक है। अब आपको ये छुट्टी है क्या एडवांस, लेकिन एडवांस छुट्टियों का यही होता है कि आपको कि आप सर्विस करेंगे और आपके जो भी क्रेडिट होंगी उसमें से डेबिट होती जाएंगी। लेकिन इन केस रेलवे एम्प्लॉय रिजाइन कर जाता है या वो रिटायर कर गया बीच में और उतनी उसकी क्रेडिट नहीं हो पाई, तो उस केस में क्या होगा, वो रिकवर कर लिया जाएगा, पेमेंट ओवर पेमेंट माना जाएगा उसको, और लीव सैलरी जो है उसकी रिकवर कर ली जाएगी, रिकवरी बना दी जाएगी। लेकिन दो केसेस में कोई रिकवरी नहीं होगी, या तो वो सर्विस के दौरान अगर डायड हो जाता है, डेथ इन सर्विस है, तो उस केस में कोई रिकवरी नहीं होगी, या 30 साल की सर्विस का एम्प्लॉय था और उसको कंपलसरी रिटायर कर दिया गया है, तो उस केस में भी रिकवरी का प्रोविजन नहीं होता है। तो लीव नॉट ड्यू है क्या, एडवांस LHAP। नेक्स्ट आपकी EOL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, काफ़ी पॉपुलर लीव है ये, और इसको कई जगह LWP के नाम से भी जाना जाता है। लीव लीव विदाउट पे, ठीक है। तो ये लीव विदाउट पे के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। किसको मिल सकती है, किसी भी एम्प्लॉय को मिल सकती है, परमानेंट हो या टेम्पररी हो। कब मिलती है, लीव लेने के लिए इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके पास लीव नहीं बची इसलिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे जाना है, मतलब विदाउट पे जाना है। आपके पास लीव होते हुए भी आपके पास LAP है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं अभी अपनी LAP को बचा के रखना चाहता हूँ और मैं EOL के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप EOL के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। तो लीव सैलरी इसमें कुछ नहीं मिलती, लीव विदाउट पे होता है एक्चुअल में EOL पीरियड, ठीक है। लिमिट क्या है इसकी, तो मैक्सिमम 5 साल, जो कि वैसे भी है रेल में कि आप मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी दे सकते हैं, रेलवे सर्वेंट कितने दिन की छुट्टी पे जा सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर्स। तो इसमें भी EOL के केस में भी एट ए टाइम विद और विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ अदर काइंड ऑफ लीव, ठीक है। CL इसमें नहीं जुड़ेगी, कंबाइन नहीं होगी, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए आप EOL जा सकते हैं। सैंक्शनिंग पावर JAG SAG HAG जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा वो सैंक्शनिंग पावर होगी, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, ठीक है। जैसे 4200 4600 के लिए जैसे JAG रहेगा तो JAG सैंक्शन करेगा, और बाकी डिपेंड करेगा कि PHOD या फिर आपके GM है, तो वो सैंक्शनिंग पावर अलग अलग है। EOL में आपकी अलग अलग छुट्टियां दी जा सकती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लीव के लिए आपने अप्लाई किया जैसे 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, आपको सीधे अपने BO के पास पुटअप करना है कि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव चाहिए, मेरे पास कोई लीव नहीं है, तो आपको मिल जाएगी अगर वो एग्री करते हैं तो। 6 मंथ EOL, अप टू 6 मंथ के लिए आपको रेलवे सर्वेंट को, पहली बात तो जो भी रेलवे सर्वेंट है उसकी 1 साल की सर्विस होनी चाहिए कंटिन्यूस, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट पे मिलेगा। अगर 5 महीने की EOL की जरूरत पड़ गई, कोई मतलब लेना चाहता है, जरूरत पड़ने का मतलब है कि अभी नई सर्विस है उसके पास छुट्टियां नहीं है, तो उस केस में भी EOL की जरूरत पड़ेगी कि आपको अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखना है, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको अप टू 6 मंथ का EOL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिल जाएगा, जिससे आपकी सर्विस में ब्रेक नहीं आएगा। तो EOL बचा क्या रहा है आपके सर्विस के
ब्रेक को अवॉइड करने के लिए है ये, ठीक है। अप टू 18 मंथ पे भी जा सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, लेकिन ये कब मिलेगी, जब रेलवे सर्वेंट कोई भी है जो 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस है, जो सेम है 6 मंथ के लिए भी है, अप टू 6 मंथ के लिए, या फिर वो टीबी, लेप्रोसी, कैंसर या मेंटल इलनेस, इन तरह की अगर बीमारियों से वो पीड़ित है, इस तरह की जो ट्रीटमेंट से अगर वो गुजर रहा है, तो इस केस में अप टू 18 मंथ की ईओएल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। और एक आती है आपकी 24 महीने की ईओएल, मतलब 2 साल की ईओएल के लिए क्या प्रोविजन है तो ये जनरली होती है स्टडीज बेसिस पे, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें अगर स्टडी के लिए कोई एम्प्लॉई प्रोसीड करना चाहता है, जाना चाहता है, तो वहाँ पे उसको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है। 1 साल की तो कंटिन्यूस सर्विस होनी ही चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉय को एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और बॉन्ड के अंतर्गत उसको एटलीस्ट 3 इयर्स की सर्विस देनी पड़ेगी आफ्टर रिटर्न टू ड्यूटी, ठीक है। और गारंटर इसमें जो रहेंगे वो एम्प्लॉय के बराबर के ग्रेड के बंदे, अगर कोई बंदा जेई लेवल का है तो जेई लेवल के बंदे एटलीस्ट जेई या हायर, ठीक है, जेई या हायर, वो गारंटर के तौर पे मतलब गारंटी देंगे इसमें, जो सिक्योरिटी जो भी बॉन्ड होगा इसका, ठीक है। अगर कोई ऑफिसर है तो उस रैंक का अफसर, मतलब जैसे कि एडीएम है या एएमई है या डीएमई है, डीएमओ है, ठीक है, तो उस रैंक का अफसर होने चाहिए 2 एटलीस्ट, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। तो 2 परमानेंट जो एम्प्लॉय होंगे सेम ग्रेड के, वो एज ए गारंटर इसमें अपनी सिग्नेचर देंगे सिक्योरिटी बॉन्ड पे, जो मतलब जो एग्जीक्यूट होगा एक बॉन्ड। ये थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में रहेगा अगर आपको अप टू 24 मंथ ईओएल पे जाना है तो बेसिकली जो जरूरत पड़ती है वो सामान्यतः 3 महीने या 6 महीने की जरूरत पड़ती है अगर किसी एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे आप विद मेडिकल सर्टिफिकेट या विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आपकी पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव नाम से पता चल रहा है, ये पैतृत्व अवकाश बोलते हैं हिंदी में इसको, पैतृत्व अवकाश, ठीक है। तो एंटाइटलमेंट कौन है पैतृत्व अवकाश के लिए, जो पिता होता है वही होता है, ठीक है। मेल रेलवे एम्प्लॉय परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, अप्रेंटिस भी हो सकता है। अप्रेंटिस एसएससी जेई जो भी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान होते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैटर्निटी लीव में भी एलिजिबल होते हैं, पैटर्निटी लीव में भी। कंडीशन क्या है कि आपके सर्वाइविंग चिल्ड्रन लेस देन 2 होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो रेलवे में प्रोविजन है वो यही है कि अप टू 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, 2 चिल्ड्रन के लिए। तो पैटर्निटी लीव मिलती है आपको 15 दिन के लिए। कितनी मिलती है, आप 15 दिन के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये लेनी आपको सिंगल स्पेल में लेनी पड़ेगी। आप 10 दिन पे भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैक्सिमम कितने 15 डेज की पैटर्निटी लीव का प्रोविजन है, लेकिन लेनी आपको सिंगल स्पेल में ही पड़ेगी परमानेंट एम्प्लॉय को। कब ले सकते हैं, या तो डिलीवरी डेट से 15 दिन पहले ले लो, या फिर डिलीवरी जो भी डेट हो गई आपकी, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसके 6 महीने के भीतर भीतर आप ले सकते हो, नहीं तो ये लैप्स हो जाएंगी, ये कोई क्रेडिट नहीं होने वाली है आपकी एलएपी के अंदर, ठीक है। तो 15 डेज की पैटर्निटी लीव, और जनरली इनको कोई रोकता भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली इनको रिफ्यूज़ करने का प्रोविजन नहीं है, इनको रिफ्यूज़ नहीं किया जाना चाहिए एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। और जो भी जिसके अंडर स्टाफ काम कर रहा है वो इनको सैंक्शन कर सकता है, जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, जेईजी, ठीक है। दूसरा इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है कि इसको आप पैटर्निटी लीव पे जा रहे हो तो साथ में अदर लीव के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। जैसे 15 दिन की आपने पैटर्निटी लीव ले ली, प्लस आप एलएपी भी ले सकते हो, सीएल को छोड़ दो। सीएल को तो देखो कहीं भी कंबाइन करते ही नहीं है, वो छुट्टी में ही काउंट नहीं होती है, ठीक है। और टेम्पररी जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए प्रोविजन ये है कि उनको डिलीवरी के 135 दिन के अंदर अवेल करना होगा। और जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं रेलवे सर्वेंट, उनको 6 महीने के अंदर अवेल कर सकते हैं, नहीं तो वो लैप्स हो जाएंगी। और यहाँ जो टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉय है उनको 135 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, अवेल करना पड़ेगा। और टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉई है उनके लिए एक फैसिलिटी है कि वो इसको पार्टली भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि 15 दिन की छुट्टी है तो बीच में जैसे 6 दिन ले लिया, फिर 4 दिन ले लिया, फिर बाद में 5 दिन ले लिया, ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर एक सिंगल स्पेल में भी ले सकते हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा जो है इस तरह का प्रोविजन है टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट आती है आपकी मैटर्निटी लीव। तो मैटर्निटी लीव मिलती है लेडीज़ के लिए, फीमेल रेलवे एम्प्लॉय, परमानेंट हो, टेम्पररी हो, अप्रेंटिस हो, सबको मिलेगी ये, ठीक है। और वही कंडीशन है आपकी, लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन होने चाहिए। कितनी मिलती हैं, 180 डेज मिलती हैं, प्रेगनेंसी के लिए मिलती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अपनी केयर करने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और मैटर्निटी लीव के साथ आप अदर छुट्टियां भी कंबाइन कर सकते हैं, मैटर्निटी लीव प्लस और क्या क्या ले सकते हो आप, अपनी एलएपी ले सकते हो। तो एलएपी हमें पता है एक बार में कितनी ले सकते हैं, 180 डेज। लीव नॉट ड्यू ले सकते हैं, कम्यूटेड लीव ले सकते हैं मैक्सिमम 60 दिन,
तो इस तरह से आप मैक्सिमम 2 ईयर्स विद अदर कॉम्बिनेशन ऑफ जो लीव हैं ले सकते हो आप। मैक्सिमम 2 साल के लिए मैटरनिटी लीव पे जा सकते हो। मैटरनिटी लीव तो मिलती है 180 डेज, लेकिन अदर लीव के साथ कंबाइन करके आप 2 साल के लिए आप लीव पे जा सकते हो। छुट्टियां कौन सैंक्शनिंग करेगा? जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं वही छुट्टियां सैंक्शन करेगा। इसमें एक केस जो बनता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि इन केस मिसकैरेज और अबॉर्शन, तो यहाँ पे आपको 2 बच्चों वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है मिसकैरेज और अबॉर्शन के केस में। जैसे कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉई है या रेलवे फीमेल एम्प्लॉई है, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, ठीक है, जीवित बच्चे हैं। उसके बाद अगर बाई चांस उनकी प्रेगनेंसी रह जाती है और वो अबॉर्शन कराना चाहते हैं, तो उस केस में उनको जो है 45 डेज ये मैक्सिमम है पूरी एंटायर सर्विस। हो सकता है उनको 10 दिन की छुट्टी की जरूरत पड़े, तो मिसकैरेज या अबॉर्शन के लिए ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट पे ये छुट्टियां मिलने का प्रोविजन है। मैटरनिटी लीव अलग है, ये अलग मतलब ये भी मैटरनिटी लीव है, लेकिन ये मैक्सिमम आपको 45 डेज मिलेगी पूरी एंटायर सर्विस। लेकिन इसके लिए कंडीशन नहीं है कि आपके लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हो, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होती है। तो एक अलग केस है मिसकैरेज या अबॉर्शन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन, यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं। तो मैटरनिटी लीव कितनी मिलती है? 180 डेज मिलती है। अदर लीव के साथ कंबाइन करके मैक्सिमम 2 साल के लिए आप छुट्टियों पे जा सकती है रेलवे एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय। नेक्स्ट आपकी स्पेशल मैटरनिटी लीव। अभी हमने देखी मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव में क्या हो रहा है? कोई फीमेल एम्प्लॉय प्रेग्नेंट है और उसके बाद उसके लिए 180 डेज की छुट्टियों का प्रोविजन है फॉर टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ और हर बेबी, ठीक है। इंटाइटलमेंट, कोई फीमेल एम्प्लॉय परमानेंट हो, टेम्पररी हो, अप्रेंटिस हो, सबके लिए ही है। लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए है। पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के दौरान बच्चा मृत पैदा होता है, स्टिल बर्थ, ठीक है। तो मृत बच्चा पैदा हुआ, उस केस में क्या है? अब वो मैटरनिटी लीव तो बनी नहीं क्योंकि बच्चा तो रहा नहीं, तो उस केस में स्पेशल मैटरनिटी लीव का प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। या दूसरी कंडीशन बनती है कि बच्चा तो जिंदा पैदा हुआ था, ठीक है, जब तक लाइव था बच्चा, लेकिन वो 28 दिन के भीतर भीतर खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर वो 28 दिन के भीतर खत्म हो गया तो उसको भी बच्चे को हम मरा हुआ मानेंगे, उसको मतलब एक तरह से अच्छी डिलीवरी नहीं मानेंगे, स्टिल बर्थ के केस में ही आएगा, ठीक है। तीसरा केस जो बनता है जो स्पेशल मैटरनिटी लीव के लिए, वो बनता है कि बेबी बॉर्न विद नो लाइफ ऑफ साइन, मतलब 28 वीक की प्रेगनेंसी थी, ठीक है, 28 वीक की प्रेगनेंसी थी और जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई प्रेगनेंसी। तो ये तीनों ही जो केसेस हैं वो कह रहे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है वो एक तरह से डेड प्रेगनेंसी है, ठीक है। डेड प्रेगनेंसी के केस में स्पेशल मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है। और कितनी छुट्टियां मिलेंगी? 60 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। इस अगर ऐसा केस होता है तो ये 3 केस होते हैं, या तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, ठीक है, स्टिल बर्थ का केस है, या सेकंड केस है कि बच्चा पैदा होने के 28 दिन के भीतर भीतर खत्म हो गया, या तीसरा है कि वो 28 वीक की जो है 28 वीक की प्रेगनेंसी रही और उसमें जो है बच्चा जीवित नहीं रहा, ठीक है। तो ये तीनों ही केसों में आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस केस में स्पेशल मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है, 60 दिन की छुट्टियों का प्रोविजन है। ये 60 दिन की छुट्टियां कब से होंगी? जब से आपका बच्चा एक्सपायर करेगा, ठीक है। जैसे कि जो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो वहाँ से ही ये 60 दिन स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी 60 दिन की छुट्टियां ले सकते हो। और यहाँ पे कोई आगे 7 दिन बाद अगर बच्चा खत्म हुआ है तो उस दिन से काउंट होंगी आपकी 60 डेज की छुट्टियां, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें कि कई बार लेडीज होती हैं वो मैटरनिटी लीव पहले ही प्रोसीड कर जाती हैं। जैसे कि स्टिल बर्थ है, यहाँ पे ये डिलीवरी का डेट था, डिलीवरी से पहले वो 1 महीने पहले से ही मैटरनिटी लीव पे चल रही थी, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 1 महीने पहले से अगर वो मैटरनिटी लीव पे चल रही तो 1 महीने की तो मैटरनिटी लीव वो अवेल कर चुकी है। तो अगर ऐसा केस हो जाता है, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो इस केस में उस महिला से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इंसिस्ट नहीं करेगा कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ नहीं हुआ, कहाँ एडमिट थे, क्या नहीं था, ठीक है। उसको सिंपली जो 1 महीने उसने मैटरनिटी लीव अवेल की है उसको किसी अन्य लीव में LAP LHAP में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसको 60 दिन की छुट्टी दे दी जाए। इस तरह का स्पेशल मैटरनिटी लीव में प्रोविजन है और जिसके अंडर जो भी एम्प्लॉय काम कर रही होगी फीमेल एम्प्लॉय, वो उनको छुट्टियाँ दे सकता है, सैंक्शनिंग पावर, ठीक है। तो यह है स्पेशल मैटरनिटी लीव। नेक्स्ट देखते हैं चाइल्ड अडॉप्शन लीव। तो चाइल्ड अडॉप्शन लीव में अडॉप्ट करना है बच्चे को, ठीक है। तो कोई भी फीमेल रेलवे सर्वेंट या मेल रेलवे सर्वेंट अडॉप्ट तो कोई भी कर सकता है, कपल कर सकता है, ठीक है। अगर फीमेल रेलवे सर्वेंट है वो टेम्पररी हो सकता है, अप्रेंटिस हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, ठीक है। और अडॉप्शन के केस में छुट्टियां तभी मिलेंगी जब आपके लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन होंगे। कितनी छुट्टियां मिलेंगी? तो जो मैटरनिटी लीव मिलती है सेम मिलेंगी, 180 डेज मिलेंगी। अगर बच्चा आपने जो गोद लिया है वो 1 साल से छोटा है तो
ठीक है, मतलब अप टू 1 ईयर का अगर आपने बच्चा अडॉप्ट किया है, बच्चा या बच्ची जो भी, तो उस केस में आपको फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन 180 डेज की छुट्टियां आपको मिल जाएंगी। इसको फीमेल रेलवे सर्वेंट को, फीमेल एम्प्लॉय को। इसके साथ में जैसे मैटरनिटी लीव प्लस होती थी, ऐसे यहाँ पे आप चाइल्ड अडॉप्शन लीव जो 180 डेज है प्लस और भी छुट्टियां ले सकते हो। आपके पास LAP है, LND है, कमिटेड लीव है, तो आप प्रोसीड करके जा सकते हो। ठीक है, और कितनी छुट्टियां ले सकते हैं आप? 180 डेज तो ले ही सकते हैं चाइल्ड अडॉप्शन लीव, प्लस कितनी छुट्टियां, प्लस 1 साल भी ले सकते हो आप। 180 डेज प्लस 1 ईयर, अगर आपने जो अडॉप्ट किया है बच्चा वो 1 महीने से छोटा है तो, या फिर 180 दिन प्लस अप टू 6 मंथ पे जा सकते हो। अप टू 6 मंथ आपको छुट्टियां मिल सकती हैं, LAP प्लस LND प्लस ये जो छुट्टियां दे रखी हैं ऊपर, इनको मिला के, अगर बच्चा अप टू 6 मंथ का है और या फिर 7 महीने से छोटा है। या प्लस आप 3 मंथ में जा सकते हो, अप टू 3 मंथ मिल सकती हैं 180 दिन के अलावा। अगर एज जो है बच्चे की वो जो एडॉप्ट किया आपका अप टू 9 मंथ है या लेस देन 10 मंथ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। मेल रेलवे सर्वेंट को क्या मिलेगा? उसको भी छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, अडॉप्ट करने पे दोनों को मिलेंगी, फीमेल को भी मिलेंगी, मेल को भी मिलेंगी। जैसे पैटर्निटी लीव मिलती थी वैसे ही 15 डेज की इनको पैटर्निटी लीव मिलेगी। कंडीशन वो सेम ही है कि अडॉप्टेड चाइल्ड वो अप टू 1 ईयर एज का होना चाहिए। ठीक है, कब मिलेंगी? जिस दिन आपका अडॉप्शन हुआ है, डेट ऑफ अडॉप्शन हुई है, लीगल अडॉप्शन हुआ है, उस डेट के विदिन 6 महीने के अंदर आपको छुट्टियां ले लेनी है, नहीं तो ये लैप्स हो जाएंगी। सैंक्शनिंग पावर सेम ही है। नेक्स्ट आती है आपकी चाइल्ड केयर लीव, CCL। ठीक है, तो CCL किसको मिलती है? फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है। जनरली फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है। किसके लिए मिलती है? फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड। ठीक है, और अगर दूसरे केस में मेल सर्वेंट को मिल जाती है अगर वो सिंगल है। अब सिंगल किस केस में हो सकता है? या तो वो अनमैरिड हो तो उसने, या हो सकता है अडॉप्ट किया हो बच्चा, या विडोवर हो सकता है, या डाइवोर्सी हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल मेल सर्वेंट को भी मिल सकती है और फीमेल रेलवे सर्वेंट को भी मिल सकती है चाइल्ड केयर लीव, डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, अब पर्पज क्या होता है वो अभी मैंने बताया कि किसके लिए होती है। टू एल्डेस्ट जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन है उनकी टेकिंग केयर के लिए मिलती है। और कंडीशन क्या है? वो बच्चे की एज जो होनी चाहिए वो 18 साल से कम होनी चाहिए, जिस बच्चे के लिए आप टेक केयर के लिए ले रहे हैं। अगर बच्चा डिसेबल है उनमें से कोई भी एक, तो उस बच्चे के लिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए 40%। अगर डिसेबल है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप, हो सकता है आपका बच्चा 24 साल का होगा तो भी आप CCL के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे स्वस्थ हैं, मतलब दे आर नॉट डिसेबल्ड, अगर 18 साल से ऊपर अगर एज हो गई है उनकी तो आप CCL के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं CCL में? चाइल्ड केयर लीव में टू 730 डेज, कहने का मतलब आपको 2 साल की छुट्टियां मिलती हैं अंडर CCL ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। जो फर्स्ट 365 डेज होते हैं, 1 साल होते हैं, वो तो आपको 100% सैलरी पे मिलेगी। सेकंड 365 डेज में अगर आप प्रोसीड करोगे तो आपको 80% सैलरी पे मिलेगी। कहने का मतलब अगर आपको 1 लाख सैलरी मिलती है तो अगर फर्स्ट 365 डेज आपने अवेल कर लिए तो आपको पूरी सैलरी पे छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम आप फिर छुट्टी पे जा रहे हो, मोर देन 365 डेज आप जा रहे हो, 2 महीने के लिए CCL पे चले गए, तो 2 महीने की जो सैलरी मिलेगी आपको, अगर 1 लाख सैलरी थी आपकी तो कितनी मिलेगी? 80,000 मिलेगी। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस है। तो जनरली लोग फर्स्ट के 1 साल के ही प्रोसीड करते हैं, आगे नहीं करते हैं अगर उनको सैलरी का इशू नहीं है तो। ठीक है, अब मिलती कैसे है? तो थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ याद रखना है कि आप पूरे साल में, एक कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर का मतलब है जनवरी से दिसंबर, जनवरी के दिसंबर में मैक्सिमम 3 बार छुट्टी पे जा सकते हो। 3 स्पेल में आप छुट्टी पे जा सकते हो CCL के लिए। जैसे कि आपने अप्लाई किया 2 महीने के लिए CCL, ठीक है, चले गए आप। फिर अगली बार आपने जैसे फिर आपने अप्लाई कर दिया 15 दिन के लिए, हो सकता है फिर आपने 40 डेज के लिए अप्लाई कर दिया, तो आप 3 स्पेल में एक कैलेंडर ईयर में जा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि मिनिमम आपको 5 दिन की छुट्टी तो एक स्पेल में लेनी पड़ेगी एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन के लिए CCL मांगो। अगर 2 दिन के लिए CCL मांगोगे तो आपको CCL नहीं मिलेगी एज पर रूल। ठीक है, मिनिमम 5 डेज की तो आपको CCL रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, और 3 बार आप एक कैलेंडर ईयर में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट को रिलैक्सेशन है कि वो 6 स्पेल में छुट्टियां ले सकती है अपने कैलेंडर ईयर में, अगर सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट है तो। वैसे कितनी है? नॉर्मली 3 स्पेल में लेनी है। मिनिमम कितनी छुट्टियों के लिए रिक्वेस्ट देनी है CCL के लिए? मिनिमम 5 डेज के लिए। ठीक है, अगर फीमेल रेलवे सर्वेंट सिंगल है तो 6 स्पेल में तो ग्रांट की जा सकती है। नेक्स्ट है CCL में आप और क्या कंबाइन कर सकते हैं? तो CCL में आप मैक्सिमम 1 ईयर विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर लीव जा सकते हैं। ठीक है,
सीसीएल में क्या क्या हो सकती है आपकी, मैटरनिटी लीव हो सकती है, एलएपी हो सकती है, एलएनडी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि सीसीएल के लिए आप ऐसा कुछ नहीं है, आपका जैसे डिलीवरी उसके बाद भी सीसीएल पे आप प्रोसीड कर सकते हैं, तो उसमें मैटरनिटी लीव भी आप अवेल कर सकते हो, एलएपी भी कर सकते हो, लेकिन आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए छुट्टी नहीं देंगे। ये एक इसमें कंडीशन है, ठीक है, विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर लीव। दूसरी चीज़ ये है कि सीसीएल जो है अर्न लीव की तरह ट्रीट की जाती है। कहने का मतलब है अगर आपने सीसीएल नहीं दी तो वो आपकी एलएपी में ऐड कर दी जाएंगी। और दूसरी ये है कि सीसीएल के लिए, जैसे कि मैटरनिटी लीव के लिए जनरली जो आपके कंपिटेंट अथॉरिटी होंगे वो मना नहीं करेंगे छुट्टियां देने के लिए, लेकिन सीसीएल के लिए ये आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। कहने का मतलब जब तक आपकी सीसीएल सैंक्शन नहीं हो जाएंगी, जब तक आप सीसीएल पे प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पहले प्रायल अप्रूवल लेना ही पड़ेगा छुट्टियों के लिए। तो सीसीएल में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप सीसीएल आपका राइट नहीं है कि मुझे छुट्टी आपने अप्लाई की और आपको छुट्टी सेंक्शन हो जाए। डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो चाहे तो आपको दे सकते हैं, विदाउट अप्रूवल यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर सीसीएल, ठीक है। सेंक्शनिंग पावर कौन है कि जेजी हैं, सीनियर स्केल इंडिपेंडेंट इंचार्ज हैं, एसएजी एचएजी, जो भी स्टाफ वर्किंग कर रहा होगा उनके अंदर उनको वो दे सकते हैं। बात आती है स्पेशल लीव की। स्पेशल लीव जो है वो स्पेशल रीजन के लिए है, एंटाइटलमेंट है एग्रीड फीमेल रेलवे एम्प्लॉय। इसका जो पर्पज है वो जनरली जो आपके गवर्नमेंट प्लेस है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिडर्सल एक्ट 2013 के अंतर्गत इस छुट्टी का प्रावधान है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई इंक्वायरी है, उस केस में कोई भी फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को अगर वहाँ की लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी जो भी इंक्वायरी कमेटी है वो रेकमेंड करे, तो ये छुट्टियाँ देने का प्रोविजन है, जैसे स्पेशल लीव के तौर पर रखा गया है। और अप टू 90 डेज़ की जो है लीव जो है सैंक्शन की जा सकती है, स्पेशल लीव अलग अलग टाइम के लिए। जैसे कि हो सकता है इंक्वायरी के लिए 4 दिन के लिए बुलाए तो 4 डेज़, फिर बाद में कभी बुलाया 10 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए, जो भी है, तो अप टू 90 डेज़ के लिए इसमें प्रोविजन है। और जो लीव ग्रांट होगी इसमें वो लीव अकाउंट, क्योंकि स्पेशल लीव है इसमें लीव अकाउंट का कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी स्टडी लीव। स्टडी लीव काफ़ी अच्छी लीव है, इसमें किसी को कोई लॉस नहीं है अगर ये मिल जाए तो, ठीक है। इंटाइटलमेंट कौन है, तो रेलवे सर्वेंट जो 5 साल की सर्विस कर चुके हैं कंटिन्यूस इंक्लूडिंग प्रोबेशन, ठीक है। अगर रेलवे हेल्थ सर्विस से हैं, डॉक्टर हैं, तो उनकी 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि कोई भी रेलवे सर्वेंट है वो 5 साल, अगर रेलवे हेल्थ सर्विस से हैं, डॉक्टर हैं, तो 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। और क्या है कंडीशन, कंडीशन ये है कि रेलवे सर्वेंट डेपुटेशन पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रेलवे के अलावा कहीं दिल्ली मेट्रो में या आरबीएनएल में या कहीं अदर ऑटोनोमस बॉडी में डेपुटेशन पे और वो वहाँ से अप्लाई करे स्टडी लीव, तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। दूसरा कि कोई भी रेलवे सर्वेंट ऐसा तो नहीं है उसका विद इन 3 ईयर्स के अंदर, मतलब 3 साल के अंदर ऐसा होगा रिटायरमेंट हो उसका, सुपरएनुमेशन होने वाला, मतलब 57 ईयर्स एज का बंदा है, ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगी। या रेलवे हेल्थ सर्विस से है और जो 3 साल की स्टडी लीव चाहता है, ऐसा तो नहीं उसका 8 साल के अंदर रिटायरमेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ स्टडी लीव की बात हो रही है, जैसे ही स्टडी लीव के लिए गया, स्टडी लीव के बाद आया तो पता चला वो 3 साल में रिटायर होने वाला है, ऐसा तो नहीं है। कितनी छुट्टी मिल सकती है, तो 12 महीने की मिल सकती हैं नॉर्मल, मतलब डॉक्टर्स को छोड़ के एक्सेप्ट 12 महीने की एट ए टाइम, और 24 महीने एंटायर सर्विस। और डॉक्टर्स के लिए पीजी वगैरह करने के लिए 6 महीने की 36 महीने की मिल सकती हैं, 3 साल की। लेकिन इनके लिए कंडीशन क्या है कि 36 महीने की जो स्टडी लीव पे आने के बाद जब ये रिटर्न होंगे ड्यूटी पे, तो इनको मिनिमम 8 साल की सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। स्टडी लीव में क्या क्या रहेगा, क्या क्या कंबाइन कर सकते हैं, तो स्टडी लीव के साथ हम अदर लीव को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को नहीं कर सकते। लीव विदाउट पे वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। तो कितनी 28 महीने पे जा सकता है नॉर्मल सर्वेंट, और रेल पे हेल्थ सर्विस के लिए तो अभी बताया था 36 महीने। पीरियड ऑफ स्टडी लीव में क्या होगा, जो बेनिफिट है, जैसे हमने अभी देखा था कि कोई भी एम्प्लॉई सिक लीव पे रहता है, सिक में रहता है, तो उस केस में उसकी कोई छुट्टियां अर्न नहीं होती, एलएपी क्रेडिट नहीं होंगी 1 जनवरी या 1 जुलाई को, जो 15-15 होती हैं, एलएचपी क्रेडिट नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ कोई आपको नुकसान नहीं होगा स्टडी लीव में। आपके प्रमोशन अगर 2 साल बाद होना है तो 2 साल बाद प्रमोशन होगा, सीनियरिटी काउंट होगी। आपकी पेंशन में कोई लॉस नहीं होगा, कोई सीनियरिटी डाउन नहीं होगी आप छुट्टी पे हो तो, ठीक है। आपके लीव इंक्रीमेंट वो बराबर जैसे चलने थे, 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना है, 1 जनवरी को लगना है, वो लगता रहेगा, ठीक है। आपकी एलएपी एलएचपी सब अर्न होंगी, जैसे उनको 1 जनवरी को 1 जुलाई को क्रेडिट मिलना है, 15-15 छुट्टियाँ एलएपी मिलती हैं और आपकी 10-10 एलएचपी मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब क्रेडिट मिलता रहेगा।
तो स्टडी लीव में कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी स्टडी लीव के लिए अप्लाई करना है तो किसी भी एम्प्लॉय को, तो रेलवे सर्वेंट को एक बॉन्ड से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बॉन्ड जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उसको 3 साल के लिए बॉन्ड देना पड़ेगा सर्विस करने का, और जो रेलवे हेल्थ सर्विस से है तो उसको बोलना पड़ेगा भाई अगर वो 3 साल के लिए गया है, 36 महीने के लिए गया है, तो 8 साल की सर्विस देनी पड़ेगी आफ्टर रिटर्न फ्रॉम स्टडी लीव। क्या क्या मिलेगा, लीव सैलरी। अब देखो, इस छुट्टी के दौरान भी आपको तनख्वाह मिलनी है, फुल सैलरी मिलेगी। क्या क्या मिलेगा, बेसिक पे, डीए, एचआरए, ये मिलेगा इन इंडिया या फॉरेन जहाँ भी आप रहोगे। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप कुछ करने गए हो, पीजी करने गए हो, वहाँ अगर आपको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप ऐसा कुछ मिल रहा है तो वो पार्ट आपका उस सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन इतना डिडक्ट नहीं होगा कि आपकी सैलरी हाफ पे से कम नहीं जाएगी। जैसे कि आपकी अगर सैलरी 1 लाख है और आपको स्टाइपेंड वगैरह मिला के कुछ 60,000 रुपये मिल गए, 60 के, तो आपकी 50K प्लस 60 रहेगी सैलरी। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 50,000 से कम नहीं कर सकते। जो आपकी सैलरी मिल रही थी उसको हाफ पे से कम नहीं कर सकते, भले ही आपका स्टाइपेंड कितना भी हो जहाँ यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर। स्टडी लीव में और क्या प्रोविजन है, अगर एम्प्लॉय आके रिजाइन करता है तो क्या करेंगे, बॉन्ड को, मतलब बॉन्ड पीरियड को क्या करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो उस केस में उसको जो भी रेलवे ने खर्चा किया है, लीव सैलरी उसको दी है, वो सब उसको लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये उस केस में अप्लाई नहीं होगा अगर कोई भी एम्प्लॉय वो मेडिकल ग्राउंड पे अनफिट होकर रिटायर हो गया है, रिटायर कर दिया गया है, या फिर उसको सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ने ही कहीं और डिप्यूट किया और वहाँ पे उसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एब्जॉर्ब कर लिया है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है उसको आरबीएनएल में भेज दिया हो, क्रिस में भेज दिया हो, कहीं भेज दिया और बाद में उसको वहीं एब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो उस केस में उसको ये बॉन्ड का जो पीरियड है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो रिफंड कब कब देना पड़ेगा, अगर वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट नहीं करा तो रिफंड देना ही पड़ेगा। सैंक्शनिंग पावर कौन है, अगर गजेटेड की बात कर लेते हैं, अगर लीव आउटसाइड फॉर इंडिया जाना है, बाहर से पढ़ाई करनी है, तो फाइनेंस कंकरेंस जरूरी है और रेलवे बोर्ड ही इसको सैंक्शन करेगा स्टडी लीव को। अगर भारत के अंदर ही आपको पढ़ाई करने जाना है, स्टडी लीव पे जाना है, तो फाइनेंस कंकरेंस तो जरूरी है, लेकिन जीएम के पास फुल पावर है इसके लिए। जो भी गजेटेड ऑफिसर स्टडी लीव पे जाना चाहता है उसके लिए। अगर नॉन गजेटेड जाना चाहता है स्टडी लीव पे, तो उसके लिए आपको एक अकाउंट्स में एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा कि इन्होंने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया है, और जो भी डिवीजन के कंसर्न हेड हैं, डीआरएम, उनके पास फुल पावर है स्टडी लीव को सैंक्शन करने की। नेक्स्ट छुट्टी देख लेते हैं हम, WRIIL। तो इसकी एक तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एक नई छुट्टी है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। वर्क रिलेटेड जो पॉपुलर नेम है अभी भी रेलवे में चलता है, HOD या IOD बोलते हैं इसको, हर्ट ऑन ड्यूटी या इंजर्ड ऑन ड्यूटी। तो ड्यूटी के दौरान कोई भी एम्प्लॉय हर्ट हो जाता है, हर्ट होने के लिए, इंजर्ड होने के लिए कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कोई कोई मास से गिर गया कोई भी स्टाफ, ठीक है, हो सकता है किसी मशीन से टकरा गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है रेल रिप्लेसमेंट के दौरान कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो कोई भी है हर्ट ऑन ड्यूटी, इंजर्ड ऑन ड्यूटी होता है, उस केस में आपका जो छुट्टी का प्रोविजन है, वो छुट्टी का नाम जो नया आया है वो है WRIIL, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। कब से है ये, 14 दिसंबर 2018 से है, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंज किया गया है, तो IREM में पैरा 552 स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड, और ये हटा दिए गए, इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब नई छुट्टी है जो अभी आप HOD IOD बोलोगे तो वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव बोलेंगे, ठीक है। पर्पज क्या है वो अभी बता दिया हमने, परमानेंट हो, टेम्पररी रेलवे सर्वेंट हो, वाइल इंजर्ड ऑन ड्यूटी या हर्ट ऑन ड्यूटी। इसमें क्या मिलेगा, अगर ऐसा केस होता है तो इसमें होता क्या है, पहले हम नॉर्मल रेलवे सर्वेंट की बात कर लेते हैं, RPF स्टाफ को छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो नॉर्मल रेलवे सर्वेंट के लिए जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा, और जब तक वो हॉस्पिटल में रहेगा उसको फुल पे मिलेगी, प्लस जो भी उसको अलाउंस मिलते थे वो मिलते रहेंगे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। और इतना ही पेमेंट, मतलब कहने का मतलब अभी कोई उसकी LHP नहीं कटेंगी ना कोई LAP कटेंगी। और आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन 6 महीने तक उसको, अगर जैसे कि 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में रहा तो 1 महीने रहेगा, प्लस 3 महीने वो घर पे रहा तो 3 महीने तक उसको फुल पे प्लस अलाउंस मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हॉस्पिटल में जैसे 7 महीने रहा, ठीक है, उसको फुल पे प्लस अलाउंस मिला, इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंजर्ड है वो बंदा, और 6 महीने के बाद फिर वो 7 महीने घर पे भी रहा, तो 6 महीने तक तो उसको फुल पे प्लस अलाउंस मिलेगा, लेकिन बाकी का जो पीरियड है फिर वो LHP कटना स्टार्ट होगी उसकी नेक्स्ट 12 मंथ के लिए, ठीक है। जैसे कि आप मान लो हॉस्पिटल में 2 महीने रहा, प्लस घर पे रहा वो 9 मंथ, तो 2 + 6 + 3 मंथ,
तो 3 मंथ की उसकी LHP कटेगी, डेबिट होंगी, ठीक है। फिर उसको 3 मंथ के लिए LHP पे जाना पड़ेगा, 3 महीने के LHP पे जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं RPF स्टाफ के लिए। RPF स्टाफ क्या है कि अब इनका जो जॉब है, जॉब नेचर है, वो है इस तरह का कि यहाँ पे प्रॉन टू इंसिडेंट हो सकते हैं, आउटसाइड और रिमोट एरिया में इनकी पोस्ट होती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इनको ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन प्लस 6 मंथ तो है ही, लेकिन RPF स्टाफ है जैसे कि नॉन गैजेटेड की बात कर रहे हैं, तो उनको फुल पे प्लस अलाउंस मिलेगा फॉर मतलब जितने टाइम वो हॉस्पिटल में रहें, और हॉस्पिटल के बाहर भी जितने टाइम वो अगर रेस्ट पे रहेंगे, सिक पे रहेंगे, उस दौरान भी उनकी कोई LHP नहीं कटेगी। RPF स्टाफ के लिए उनको फुल पे मिलेगा। और RPF ऑफिसर्स जो होंगे गैजेटेड, उनको फुल पे मिलेगा, जब तक हॉस्पिटल में रहेंगे मिलेगा ही मिलेगा, 6 महीने तक मिलेगा, लेकिन उसके नेक्स्ट 24 मंथ के लिए इनकी LHP कटेगी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ WRIL। तो ये पीरियड तो एक तरह से इनडायरेक्टली सिक पीरियड ही है, ठीक है, सिक पीरियड है। तो इसमें आपके कोई LHP क्रेडिट नहीं होगी, कोई लीव अर्न नहीं होगी इस पीरियड के दौरान, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सैंक्शनिंग पावर कौन है इसमें, तो इसमें HOD या IOD इसकी जो सैंक्शनिंग पावर है वो करती हैं आपके मेडिकल जो ACMS CMS जो होंगे डिविजनल हॉस्पिटल में, उनकी रिकमेंडेशन पे DRM करेगा कि ये HOD का केस है, IOD का केस है, इसमें हमें किस तरह से इसको ट्रीट करना है, ठीक है। अब बात आती है आपकी जो लास्ट लीव है, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। नाम से पता चल रहा है लीव प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी मतलब रिटायरमेंट से पहले। रिटायरमेंट से कोई भी एम्प्लॉई है वो चाहता है कि मैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मैं अपने जो LAP जो भी इकट्ठी हुई हैं, उसकी जो भी उसके पास छुट्टियाँ इकट्ठी हो रखी हैं, हो सकता है 250 हो रखी हो, 300 हो रखी हो, तो मैं उस टाइम ना लेके पहले ही छुट्टियों पे जाना चाहता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अलाउ कर देगा। अगर वो ऐसा चाहता है, पहले ही छुट्टियाँ लेना चाहता है, तो उसको दे सकते हैं सुपरमिनेशन से पहले, रिटायरमेंट से पहले की बात हो रही है ये, ठीक है। तो वो छुट्टियों पे जा सकता है, लेकिन 300 दिन से ज़्यादा की छुट्टियों पे उसको ग्रांट नहीं की जा सकती। कितनी छुट्टियों पे जा सकता है वो, 300 डेज़ की छुट्टियों पे जा सकता है, और 300 दिन की छुट्टियों पे जा सकता है। और 300 और कब तक, मतलब लास्ट लास्ट जो डे होता है इसका रिटायरमेंट, जैसे कि अगर उसका 31 कह सकते हैं मार्च अगर उसका रिटायरमेंट है, तो उसको छुट्टियाँ अलाउ होंगी 30 मार्च तक, 30 मार्च तक उसको आ जाना है वापस। रिटायरमेंट के दिन तो उसको ड्यूटी पे आ जाना है, जस्ट 1 डे बिफोर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आप याद रखें कि जैसे कि हमारा कोई भी बंदा रिटायर होता है, और रिटायरमेंट के दौरान उसके पास छुट्टी है माना कि 240 LAP, तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो लीव इनकैशमेंट मिलता है LE, वो 240 डेज़ का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसमें LHAP और जुड़ जाएंगी आपकी, जो भी कम पड़ रही है 300 डेज से। 300 के लिए कितनी चाहिए इसमें, 60। अब 60 का हाफ कर दो, तो कहने का मतलब 240 प्लस 30, 270 डेज का उसको पेमेंट मिलेगा लीव इनकेसमेंट। तो LE जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 270 डेज का मिलेगा। कहने का मतलब आपके पास 300 छुट्टियां नहीं इकट्ठी हुई, लेकिन आपका LHAP का भी फायदा मिलेगा 50%। तो लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट मुझे नहीं लगता कोई भी रेलवे रिटायरमेंट लेना चाहता होगा, क्योंकि उसका बाद में जब रिटायरमेंट के टाइम पे बेसिक बढ़ेगा तो उसकी लीव इनकेसमेंट भी अच्छी खासी बनेगी। लेकिन ये रेलवे जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए तो फायदे का सौदा है फाइनेंशियली, लेकिन कोई भी एम्प्लॉई प्रोसीड नहीं करता जनरली रिटायरमेंट से पहले, लीव प्रिपेरेटरी के लिए अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। कितनी मिल सकते हैं ये ध्यान रखना, लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट 300 दिन की छुट्टी मिल सकती है, जितनी आप इकट्ठी मैक्सिमम कर सकते हो। मैक्सिमम एक्यूमुलेट लीव जो है आपकी कितनी कर सकते हो, LAP 300 कर सकते हो, जितनी आप छुट्टी पे जा सकते हो। कौन सैंक्शन कर सकता है, JG को फुल पावर है, ठीक है। 45 डेज से ज़्यादा तो भाई, ठीक है, तो JG तो फुल पावर है ही LAP के लिए। तो यहाँ हमारी जो लीव है वो फिनिश होती है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे हमारा दोनों कंप्लीट होते हैं।